नमस्कार। माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज हम पीजी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में जो M401C दिया हुआ है उस सिलेबस में यूनिट 2 पे मैकेनिक्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेशन के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने के प्रयास किए हैं। इसमें दिया गया है कि टॉपिक में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे चर्चा करें। इससे पहले हम जो रेगुलेशन आए हैं और चार्टर एक्ट आया है भारत में, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें दिखाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एरो के निशान से कि भारत में आती है और भारत में आने के बाद एक व्यापारी कंपनी के रूप में आती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में कि 1757 ईस्वी में राजनीतिक प्रभुत्व की दिशा में बढ़ते हुए प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को पॉइंट नंबर 3 में जिसका है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें देखते हैं कि बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध में दोनों में ये डिफरेंस था कि बक्सर का युद्ध जहां एक वास्तविक युद्ध था, वहीं प्लासी का युद्ध जो था वो छद्म युद्ध था, मतलब वो धोखे से लड़ा गया था। लेकिन बक्सर के युद्ध जो था एक निर्णायक युद्ध था। इसमें मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब एवं अवध के शासक तीनों की सम्मिलित सेना की पराजय होती है बक्सर के युद्ध में। इसके बाद भारतीय शासकों की जो शक्ति का जो है पूरी तरह से पता चल जाता है अंग्रेजों को कि इनकी शक्ति बहुत कमजोर है, इनको जीत लेना बहुत आसान है। बक्सर के युद्ध के बाद उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सम्मिलित रूप से दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब आप देखें पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हमने बताया है कि प्रशासनिक अव्यवस्था होती है। जैसे इन तीनों जगह की इनको दीवानी प्राप्त होती है, बंगाल, बिहार, तो ये दीवानी में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो उनको करने पड़ते हैं, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के दरमियान ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, ये देखिए यहाँ पे करप्शन लिखा हुआ है, और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार उनके कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। भ्रष्टाचार के कारण क्या होता है कि ये जो कर्मचारी है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो काफ़ी धनवान हो जाते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियली जो है लॉस होता है। फिर उसके बाद काफ़ी अराजकता का माहौल हो जाता है, ये प्रशासन ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसको एनार्की कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पब्लिक का शोषण होता है। अब ये पूरी एक लिस्ट बन जाती है प्रशासनिक अव्यवस्था के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। दूसरा एरो देखिए, पॉइंट नंबर 6 देखिए कि एक तरफ तो ये यहाँ पे दीवानी अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य के विस्तार में भी लगी थी। अब साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसको बहुत सारे मतलब देखना पड़ता था, खर्च हो रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि कंपनी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के तरफ चली गई। अब जब इकोनॉमिक्स क्राइसिस की तरफ चली गई तो इस बात का भान जो है ब्रिटिश संसद को लगा, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, उसने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हम पूरी तरह से इस तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा उपनिवेश है, समृद्ध देश है, इसलिए उसके ईस्ट इंडिया कंपनी को हमको रेगुलेट करना पड़ेगा, इसको नियम कानून के तहत बांधना पड़ेगा। इसलिए वो एक एक्शन के तहत जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया। डायग्राम में देखें आप लोग, बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास कर दिया गया। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे बिंदुवार। अब देखिए कि पहली बार ब्रिटिश संसद का अधिकार होता है यहाँ पे। इस एक्ट के कई सारे प्रावधान थे। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, कंपनी के अंदर जो व्याप्त दोष थे, जैसे दोष करप्शन का दोष था, प्रशासनिक अक्षमता का दोष था, उन दोषों को दूर करना था एवं भारत पर ब्रिटिश शासन के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को भारत एवं इंग्लैंड दोनों जगह रेगुलेट करना था। जो काम कर रही थी तो दोनों जगह रेगुलेट करना था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इसके बाद मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे।
तो इस तरह से एक कोऑपरेशन हो दोनों में, इस तरह से ये भी किया गया। कंपनी के संपूर्ण कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा किया जाना था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निदेशकों डायरेक्टर्स के कार्य को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में एक चीज और भी यहाँ ध्यान दें कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में राइट टू बोर्ड था, जो बोर्ड देने का अधिकार था, उसको इकोनॉमिक आधार पे कर दिया गया। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये जो कोर्ट है, इसको कंपनी के न्यायालय को दीवानी फौजदारी के अलावा कई अधिकार थे। इसके अलावा हम देखते हैं कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दोष को दूर करने के लिए निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपनी में जो बहुत सारे भ्रष्टाचार था उसको कैसे दूर किया जाए, तो उनकी अपनी जो व्यापार हो रही थी उसको रोका जाना चाहिए था। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एक सराहनीय कदम उठाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। थैंक यू।